नमस्कार। पंत पड़ाव में आपका स्वागत है। आज कहानियों का सफ़रनामा में आपके लिए कहानी गर्द, जिसे लिखा है श्री अनवर अजीम जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत से रूखे फीके दिन बीत गए, सो ये भी बीत जाएंगे। कौन नहीं जानता जिसकी सुबह होती है उसकी शाम भी होती है। चिढ़ गए ना आप? शर्मा जी, वही रूखे फीके दिन, वही सुबह होती है, वही शाम होती है। सुबह शाम होती है या कुछ और भी होता है? और क्या होता है भाई? क्यों दोपहर नहीं होती, सेपहर नहीं होती? होती है, वह भी होती है। अम्मा, मक्खी उड़ाओ दिल के प्याले से। क्यों उड़ाने लगे शर्मा जी मक्खी? सोचते होंगे मुफ्त हाथ आए तो क्या बुरी है। हाँ, देखो भाई, तुम लोग बरसों से मुझे छेड़ते आए हो। बताओ, कभी बुरा माना? तुम मेरी दाल में मक्खी डाल देते हो, कभी मेरी कुर्सी में खटमल छिपा देते हो, कभी मेरा ऐनक पार कर लेते हो। अभी उस दिन तुम लोगों ने जुकाम का परनाला रुमाल में छुपाकर मेरी जेब में डाल दिया और मैं अपना रुमाल समझकर उससे मुंह पोंछता रहा। तब से ऐसा जुकाम लगा है कि रात दिन छुआ-छू करता रहता हूँ। मेरा कोट पुराना हो गया है। जब भी तुम्हारा बस चलता है उसकी जेब की सुराख में उंगली फंसा देते हो। अच्छा, ठीक है, उंगली ना सही, कलम ही सही, किंतु सुराख तो बड़ा हो जाता है ना। बताओ, अगले साल मैं क्या करूँगा? अगले साल ना सर्दियाँ आएंगी और ना आप कोट पहनेंगे। मिट्टी ठंडी होगी और नाले का ठंडा पानी रिस रिस कर अंदर के अंधेरे को चाट रहा होगा, किंतु आपका अनुभव भी उस वक्त तक मिट्टी बन चुका होगा। बेफिक्री होगी, आराम होगा, शांति होगी। जानता हूँ तुम ये सब क्यों कह रहे हो। मैं जानता हूँ क्या होने वाला है। 1 बरस की बात और है, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तब इस कुर्सी को कोई और गर्म करेगा, फिर कोई और आएगा। आश्चर्य है, इसे कुछ होता ही नहीं। जब कभी दुर्घटना की खबर पढ़ता हूँ उसका नाम ढूंढता हूँ, खबर खत्म हो जाती है और उसका नाम अखबार में पढ़ने को तरसता रह जाता हूँ। सुनो, अगर तुम्हें छींक से घबराहट होती है तो दूर रहो। मेरे आसपास क्यों मंडराया करते हो गधे की तरह? चाहे जो भी हो, जब तक 5 नहीं बजते मैं घर नहीं जाने का। यह जुकाम तो जिंदगी भर चलता रहेगा और छींक आती रहेगी। तुम लोग समझते हो मैं वक्त से पहले रिटायर हो जाऊं? बजाते रहो झूठी घंटियां, मैं बहरा हो चुका हूं। हाँ, बजाओ घंटियां। हाँ। सब चले गए हैं। अब चपरासी कनखियों से मुझे देख रहा है। अब भी नहीं निकलता ये बूढ़ा। जाए जहाँ सींग समाये जाएं, जाए तो ताला डालूं और पिछवाड़े जाकर खिचड़ी पकाऊं। जाने इस औरत ने बकरी का दूध दुहा या नहीं, वह भी मुझे ही करना पड़ेगा। अस्पताल में भर्ती हो जाती तो मैं जंजाल से छूट जाता। दफ्तर में यह बूढ़ा और घर में वह बूढ़ी। वह उठा, अब जाएगा। ताला मुट्ठी में दबा दबा अंगारे की तरह जलने लगा है। मस्खरा, कितनी जोर से दरवाज़ा बंद करता है, जैसे यह दफ्तर नहीं जेल हो। मैं अभी उसी गति से चल रहा हूँ जिस गति से 3 साल पहले चला करता था। न कोई थकन, न बोझलपन। सारे रास्ते लोग एक दूसरे से टकराते नजर आते हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, रेंग रहे हैं, लेकिन मैं इनसे बचता बचाता आगे बढ़ जाता हूँ। मैं नहीं आता इन चक्करों में। इन पर लानत भेजते भेजते बहुत दूर निकल आया हूँ। अब फासला ही कितना रह गया है। वह पुल ही तो पार करना है जिसके नीचे सूखी नदी के बीचों बीच तालाब सा बन गया है। डूबते सूर्य के रक्त जैसा दहकता रंग उसमें भर गया है, जिस पर पुल की परछाई पड़ रही है और पुल पर रेंगती हुई परछाइयों की परछाइयाँ भी। इन्हीं में मेरी परछाई भी होगी। होने दो मेरी बला से। मैं ज़रा गौर से देखता हूँ तो रक्त में डूबती परछाइयाँ मछेरे की जाल की तरह सिमटकर मेरी आंखों में खिंचती चली जाती हैं और मैं स्वयं जाल में फंसता जाता हूँ। पुल के नीचे उतरते ही कॉलोनी शुरू हो जाती है, जहाँ पिछली बरसात में पानी छत तक पहुँच गया था। अलबत्ता नल सूखे हुए हैं, बिजली भी नहीं आती, लेकिन कमरा एक दिन में तो बना नहीं था। बिजली आते आते ही आएगी। उसने कांपते हाथों से
लैंप जला लिया होगा और कमरे में मिट्टी के तेल की बू रोशनी के साथ साथ फैल रही होगी। वह निढाल पड़ी होगी। उसने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया होगा कि जो मैं आऊं तो उठना ना पड़े, आलसी कहीं की। वह अंधेरे से कितना डरती है। अगर मैं वक्त पे ना पहुंचूं तो रोना शुरू कर देती है, जैसे वह फिर से अनाथ हो गई हो। मैं उसे समझाता हूँ, भाई पति की मौजूदगी में पत्नी अनाथ कैसे हो जाती है, मैं जो हूँ तुम्हारे पास। फिर वो ज़ोर से मेरा हाथ पकड़ लेती है और रोती है, अपना एक एक पाप गिनवाती है। वह तो 7 रंगों वाली तितली थी, उसके पंख नोच लिए थे मैंने। तब मैं छोटी थी, तब मेरे बालों में भी रिबन की तितलियाँ उड़ा करती थी। तब मैं नहीं जानती थी कि ये रंग खुशी के रंग हैं, जिनके लिए कोई जीवित नहीं रहता। वह रोती है, फूट फूट कर रोती है और अपने कांपते हाथों से मेरे घुटनों को दबोच लेती है, जैसे मैं उसके पापों को मुआफ़ कर सकता हूँ। उसके आंसुओं से मेरी पैंट भीग जाती है और मैं बड़े चक्कर में पड़ जाता हूँ। आंसुओं का नमक सूख जाएगा तो उसका धब्बा दिखाई देगा और मेरे जूनियर क्या क्या सोचेंगे। मैं उनकी कब परवाह करता हूँ। अरे तुम आ गए। यह तुम कैसे जान गई कि मैं आ गया हूँ? मैं तो दबे पांव घर में घुसा था। रोज ही तुम चोरों की तरह घुसते हो, रोज ही मैं ताड़ जाती हूँ कि तुम आ गए। तुम आ जाते हो तो मुझे डर नहीं लगता, और जब मुझे डर नहीं लगता तो मैं समझ जाती हूँ कि तुम आ गए। रोज ही हम यही बातें करते हैं। अगले बरस मैं रिटायर हो जाऊंगा, तब हम कुछ और बातें किया करेंगे। देखो तुम जूते उतार कर उधर रखा करो, बू आती है। जूतों से या मुझसे? पता नहीं। अच्छा अच्छा, जूते मैं उधर रख देता हूँ, इसमें भला मुंह छिपाकर हंसने की क्या बात है। अच्छा एक बात बताओ, जब दफ्तर जाना छोड़ दोगे तो तुम मुझसे क्या बातें करोगे? फिर तो हमारे पास वक्त ही वक्त होगा। कब धूप चमक कर चांदनी बनती है, कब पीली पड़ती है, कब बुझ जाती है, पता ही नहीं चलता। तब सारी भगदड़ खत्म हो जाएगी। तब मैं रोमांटिक बातें किया करूँगा। रोमांटिक बातें क्या होती हैं? देखो इतना भी नहीं जानती ये औरत। लगता है बाल धूप में सफ़ेद किए हैं। भाई रोमांटिक बातें वह होती हैं, अब कैसे समझाऊं, मतलब यह रोमांटिक बातें तब होती हैं जब आदमी दोपहर में चांद निकलने की प्रतीक्षा करता है और कहता है ऐसे में यमुना के किनारे ताजमहल देखना चाहिए। अच्छा तो ये होती हैं रोमांटिक बातें। इससे तो अच्छा है कि रिटायर होने के बाद तुम बाकी दांत भी निकलवा दो और नई बत्ती सी लगवा लो, ऐसे चमकीले दांत कि लोग देखते रह जाएं। ठीक कहती हो, फाइलों के चक्कर में न सर खुजलाने की फुर्सत मिली न दांत निकलवाने की। खैर अब तो वक्त ही वक्त रहेगा। रात कितनी धीरे धीरे चल रही है। जब वह बिल्कुल खामोश हो जाती है और उसके गले की खरखराहट बंद हो जाती है तो मैं समझता हूँ किस्सा खत्म हुआ। किंतु वह अचानक कराहती है और उसकी हड्डियों के जोड़ चटकने लगते हैं। उसके गले में हड्डी सी फंसने लगती है। मैं बाहर निकल जाता हूँ। छज्जे पर स्कूटर वाले मीठी नींद सो रहे हैं। चौकीदार एक एक दरवाजे के सामने डंडा बजाते हुए गुजरता है, और जहाँ नदी सूखी पड़ी है, जहाँ तालाब सा बन गया है और उसका पानी डबडबाती आँखों की तरह झिलमिला रहा है, कोई पक्षी चीखता है और ठंडे पुल के ऊपर उड़ जाता है। जो कोहान की तरह उठा हुआ है थका हुआ ऊँट। इक्का दुक्का परछाइयाँ मंडरा रही हैं। चोर चुकैरे होंगे। वृक्षों के ऊपर चांद तारों का वन नीचे झुकाया है। मैं पहली बार जमाई लेता हूँ। उसके गले की आवाज़ अब भी खरखरा रही है। और खैर 1 बरस और फिर मेरी पेंशन होगी, मेरी छोटी सी लाइब्रेरी, तब इस मकान का कर्ज भी अदा हो जाएगा। मैं इस औरत को पीछे के कमरे में सुलाया करूँगा, वहीं इसका खाना भी ले जाया करूँगा, कभी कभी उसके पैर भी दबा दिया करूँगा। वक्त ही वक्त होगा। दफ्तर का भूत सवार ना हो तो ये छोटे मोटे काम तो कर सकता हूँ। मैं बैंत वाली टूटी कुर्सी की मरम्मत करा लूँगा। जब शाम को यहाँ बैठकर उससे किस्से सुनाया करूँगा, अली बाबा और 40 चोर, हातिम ताई के कारनामे, उस राजकुमारी की कहानी जो हर रात एक नवयुवक के साथ बिताती है और सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले उसका सिर कटवा देती है।
हर रात एक नए नवयुवक के साथ बिताने वाली बात तो समझ आती है, लेकिन सुबह ही सुबह गरीब का सिर क्यों कटवा देना? भाई ये बात अपनी समझ में नहीं आती। फिर उन 4 अंधों का किस्सा जो हाथी की तलाश में निकले थे। वो बेचारा अंधा जो पूंछ को हाथी समझकर उससे झूलता रह गया। मुझे कभी कभी लगता है जिंदगी बहुत बड़ा हाथी है, जंगल का हाथी, और मैं वो अंधा हूँ जो उसकी पूंछ पकड़कर झूल रहा है और झूलता चला जा रहा है। किले के खंडर के उधर से एक सितारा टूटा और उसकी पूंछ चमककर बुझ गई। ये बड़ी वैसी बात है। कहते हैं जब रात के सन्नाटे में कोई पक्षी चीख रहा हो और ऐसे में सितारा टूटे और आकाश में कीड़ा चमकता दिखाई दे तो यह अच्छा शगुन नहीं। किंतु मुझे इससे क्या? हवा सनक रही है, उसके चेहरे की झुर्रियाँ मिट रही हैं। एक सुनहरा प्रतिबिंब उसके तमतमाए हुए चेहरे को धो रहा है। उसकी आंखों में नींद लाल डोरों में अपनी परछाई डाल रही है। सोते सोते भी वह यही कहे जा रही है, तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती। अरे पाजेब क्यों छेड़ रहे हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हवा सनक रही है और सितारों का जाल तना हुआ है और इस औरत की खरखराहट सन्नाटे में खो गई। अब मैं सो सकता हूँ। कल मुझे वही 8:10 पर जाने वाली बस पकड़नी है। 2-3 घंटे की नींद, फिर वही धूप, फिर वही भीड़, वही दफ्तर, फिर वही शाम का सफ़र, पैदल पुल के नीचे शहर की तरफ, फिर वही दरवाज़ा, फिर वही सवाल, अच्छा तुम आ गए? अरे धूप कब की निकल गई, तुमने चाय भी नहीं पी। दूसरी बार बनानी पड़ेगी। तुम जानती हो सुबह के वक्त मेरे पास कितना कम समय होता है। तुम मुझ पर ज़रा भी तरस नहीं खाती। 5 मिनट की भी देर हो जाए तो बड़े साहब के सामने पेशी हो जाती है। मगर तुम्हें इन बातों से क्या मतलब? रजाई से सिर भी नहीं निकालती। चाहती हो चाय की प्याली मुंह से लगा दूं? नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। मैंने एक अपाहिज के लिए ज़िंदगी से मुंह मोड़ लिया है, किंतु अब मैं जीना चाहता हूँ। मेरे पास वक्त बहुत कम है। 40 बरस अनथक भागता रहा हूँ। अब मैं रुकना चाहता हूँ, सांस लेना चाहता हूँ, गहरी सांस, जिस तरह जलती दोपहर को ठंडा पानी पीते हैं, घूंट घूंट, बूंद बूंद। अरे भाई जिद की भी हद होती है। मैं जूते पहनूं या तुम्हारे बुढ़ापे के चोंचले झेलूं? हद होती है हर चीज़ की, बस एक तुम्हारे खेल की कोई हद नहीं। उठो, दरवाज़ा बंद कर लो, मैं जा रहा हूँ। रेंग रेंग कर दरवाजे तक पहुँचने में एक युग बिता दोगी। उठो, आज मैं जल्दी आ जाऊँगा। तुम नहीं हटती तो मैं खींचता हूँ रज़ाई। फिर ना कहना कि मैं बड़ा। या खुदा, इन खुली आँखों में अब कुछ नहीं। गर्द है और कुछ भी नहीं। पतझड़ का पीलापन, रात का सन्नाटा और कुछ भी नहीं। तो ये थी कहानी गर्द। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए सफ़र में एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।